सल्फाइड? वो सिरेला बड़बड़ाई थी। जी सल्फाइड, पढ़ा होगा आपने? हशाम ने पूछा। जी जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जी तो बस अब आपको अच्छे तरीके से सब समझ जाना चाहिए और उसके रवैये की वजह से मैं आपसे माजरत करता हूँ। ना जाने क्यों हशाम को एक अपनायत का एहसास हो रहा था। वो पिछले आधे घंटे से वो शाइस्ता अंदाज में उससे बात कर रहा था। जैसा रूहान ने कहा था कि वो बहुत नकचिड़ी, मकरूर और बेवकूफ़ लड़की है, हशाम को वो वैसी नहीं लगी थी, बल्कि वो उससे बहुत समझदार और मासूम लग रही थी। धूप की शवाओं का रुख मेज़ से उम्मे हानम की तरफ पलटा था। वो कुछ कहने लगा था, जब एकदम से खामोश हो गया था। हानम ने कुछ देखने के लिए चेहरे का रुख खिड़की की तरफ किया था और शवाओं ने उसके चेहरे को छुआ था। उसकी थोड़ी-सी अजीब-सी रोशनी फूटी थी, जैसे कोई हीरा चमकता हो। हशाम की आंखें एकदम चुंधिया सी गई थीं। उसे समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ था? ये रोशनी कहाँ से आई थी? आपको मासूद करने की ज़रूरत नहीं मिस्टर जबील। मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद उसे नज़रअंदाज कर सकूँ। वो पेशेवराना अंदाज से मुस्कुराई थी, जबकि हशाम बिन जबील तो जैसे गूंग हो गया था। ठीक है, अब मेरी क्लास का वक्त है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पर आए और मेरे नुक्ते नज़र को समझा। वो जैसे होश में आया। जी, ठीक है, आइंदा कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भी फ़्लाइट है, रात को मुझे भी जल्दी जाना है। वो एक झटके से खड़ा हुआ, जबकि हानम ने सिर्फ सर हिलाया था। खुदा हाफ़िज़। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया था और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका था। जाने क्यों पलटकर उसे देखा था। वो सफ़ेद दुपट्टा लिए रोशनी में बैठी उसे हैरान कर रही थी। कोई चीज़ फिर चमकी थी उसके चेहरे पर। वो अजीब कश्मकश का शिकार हुआ था। हानम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो फ़ौरन पलट गया था। ये चमक बहुत सू को आबाद करेगी और बहुत सू को बर्बाद। दूर कहीं फ़कीर के कहे गए अल्फाज गूंजे थे। माही रोज़ाना उसकी प्रोफाइल चेक करती थी। हर शाम जबील ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू पेरिस। वो उसका स्टेटस देखकर अपनी चीख नहीं रोक पाई थी। क्या हुआ माही, तुम ठीक हो? एला की परेशान सी आवाज़ उभरी थी। हाँ मैं ठीक हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो पेरिस आ रहा था। माही का दिल कर रहा था कि वो खुशी से डांस करे। वो आ रहा था, फासला कम हो रहा था और उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एला, एला वो आ रहा है, वो वापस आ रहा है। वो चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी थी, लेकिन पता नहीं तकदीर ने मिलन लिखा था भी या नहीं। सुनो, किस्सा सुनाता हूँ, तुम्हें एक सच बताता हूँ। मोहब्बत कब हुई मुझको, तुम्हें आगाज़े चाहत में मेरी गलती बताता हूँ। मैं टूटा दिल लिए एक दिन, हदें सब भूल के एक दिन, अचानक एक अजनबी चेहरा नज़र के सामने से गुजरा। मेरी आंखों के रास्ते वो मेरे अंदर कहीं उतरा। मैं कैसे जान लेता कि वो मेरी जान ले लेगा, मुझे इस राह पर चलने पे फिर मजबूर कर देगा। वो रास्ता मेरे वजूद को गमों से माला माल कर देगा। मैं उसमें गुम होकर फिर सभी को भूल बैठा था। सगे सब अपने रिश्तों को मैं बेकार समझता था, कहीं पर छोड़ आया था मैं अपना आप सभी अपने। फिर कुछ इस तरह पलटा वो, मुझे वो पल न भूलेगा जहाँ पर जान निकली थी, मोहब्बत टूट के बिखरी थी। वो रास्ते खो गए जैसे, दिन खुशियों के सारे, सभी सब सो गए जैसे। बतलाया जिंदगी क्या है, मेरी तकमील की उसने। मोहब्बत सिखा के वो समझाने लगी मुझको, ये गलती मत कभी करना। मोहब्बत दर्द है दिल का, तो पगले तुम नहीं करना। काश उसको बतला आए कोई मोहब्बत के सभी चेहरे, खुशी के गम के सभी लम्हे, उसी के नाम पे करके ये गलती कर चुका हूँ मैं। निकलना अब नहीं मुमकिन, मोहब्बत कर चुका हूँ मैं, कब का मर चुका हूँ मैं। वो क्लास लेने के बाद गेट की तरफ बढ़ रही थी। आज उसका अकेडमी में टेस्ट था। वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहती थी, जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मिस उम्मे हानम। वो रुकी थी। जी। वो पलटी, सामने प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठने वाला चपरासी था। आपको मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया है। वो उसे पैगाम देकर जा चुका था, जबकि हानम के दिल की धड़कन तेज हुई थी। इन 20 दिनों में ये पहला मौका था जब उसे ऑफिस में बुलवाया गया था। अल्लाह है करे। वो मरे मरे कदमों से ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। आपने किससे पूछकर मिस्टर जबील को यहाँ बुलाया था, वो भी कंप्लेन करने के लिए? प्रिंसिपल साहिबा के लहजे में सख्ती थी। वो तो तक से रह गई थी। जी जी, वो क्लास में मिस्टर रूहान। तो आप मुझे बताते मिस उम्मे हानम, क्या आपको इतना नहीं पता
कि घर कॉल करने से पहले मसले को इदारे के सरबराह से डिस्कस किया जाता है। मैडम ने उसकी बात काटी। शायद आप जानती नहीं हैं कि आपने सैयद जबील को यहाँ बुलवाया था। आपको उनके ख़ानदान का अंदाज़ा नहीं है। वो बेबसी से उँगलियाँ मरोड़ रही थी। हल्क में जैसे आंसुओं का गोला अटक गया था। उसे वाकई आरजे के बारे में कुछ पता नहीं था। कॉलेज में मेल स्टाफ होने की वजह से वो अपना फारिग वक्त लेडीज़ रूम में गुजारती थी। उसे किसी टीचर के साथ भी इतनी दोस्ती नहीं थी कि वो अपने मसले को किसी से डिस्कस करती। वो स्टाफ रूम में कम जाती थी। अगर वो चाहती तो शायद उसे आरजे का भी पता होता। आइंदा ये गलती ना हो मिस उम्मे खानम। मिस्टर जबील के कहने पर मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। अब जाएं और अपना काम बेहतर बनाएं। वो खामोशी से उठाई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे पहले मैडम से बात करनी चाहिए थी, लेकिन एक औरत अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करती। रोहान ने पूरी क्लास के सामने 2 बार उसे बेइज्जत किया था। जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने उसके घर फ़ोन कर दिया था। वो शख्स उसके आंसुओं का सबब बनता जा रहा था। वो मरे-मरे कदमों से गेट से बाहर निकल आई थी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि प्राइवेट इदारों में मुलाज़मत करना इतना भी आसान नहीं था। वहाँ जाने से पहले इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स खुद ख़त्म कर देनी चाहिए। आरजे आज फिर नहीं आया था और उसे यकीन था इतनी आसानी से वो उसे माफ़ नहीं करने वाला था। जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मुलाज़मत करके या फिर रूहान जबील के सिलसिले में हशाम जबील से मिलकर जो प्रिंसिपल ने उससे कहा वो गलत नहीं था, वो वाक़ई उसकी गलती थी। लेकिन वो क्या करती? वो रूहान जबील उससे गले की हड्डी बन गया था। क्लास में नहीं आता तो सुकून होता था और जब आ जाता था तो दिमाग ख़राब कर देता था। उसने हाथ के इशारे से रक्षा रोका और फिर चादर को अच्छे तरीके से लपेटते हुए वो अंदर बैठ गई थी। उसे मजबूत बनना था, लेकिन क्या सच में रूहान जबील के होते हुए वो वहाँ रह सकती थी? ये वो खुद भी नहीं जानती थी। देखो, तुम आज के बाद मिस उम्मे खानम को तंग नहीं करोगे। एयरपोर्ट के बाहर खड़े हशाम ने रूहान से कहा। अगर किया तो? वो गाड़ी की चाबी को उंगली पर घुमाते हुए बोला था। चिंगम चबाते वो हमेशा की तरह बेनियाज नजर आ रहा था। देखो आरजे, ये अच्छी बात नहीं है। देखो शामू काका, तुम जाते वक्त अपना मूड खराब मत करो। ये मेरी ज़िंदगी है और उस खानम को मैं खुद देख लूँगा। वो हशाम की बात काट चुका था। चेहरे पर बेजारी सी फैली थी शर्म करो यार, वो टीचर है तुम्हारी। और हशाम की बात पर उसका खेखा बुलंद हुआ था। वैसे ना बड़ा दिलचस्प मामला है। एक तो वो है मुझसे छोटी और ऊपर से उसे आता कुछ नहीं। उसे जलील करने का मज़ा अलग है। वो अपनी तमाम तरह हबासत के साथ एक आंख दबाते हुए कह रहा था। एयरपोर्ट पे लोगों का हुजूम था। लोग आ जा रहे थे। आज शाम का जाने को दिल नहीं कर रहा था। इस बार जाने क्या चीज़ उसे रोक रही थी। वो कुछ भी कर लेता मगर आर्ची को कभी नहीं समझा सकता था। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? अजीब से लहजे में सवाल किया गया था। कैसा शामू काका? रूहान हंसा। इतने बेजार, इतने गुमराह, इतने आरजे कभी नहीं बदलने वाला। मुझे ब्रोमाइड्स बनकर जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दुनिया ख़त्म भी हो जाए ना, आरजे को तुम ऐसा ही पाओगे। वो पुरइत्माद लहजे में कह रहा था। आंखों में अजीब सी चमक थी। ओके, अपना ख्याल रखना। हशाम ने उसे गले लगाते हुए कहा। ओके शामू काका, अब इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है, वहाँ जाकर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। वो शरारत से कह रहा था। बकवास बंद करो। हशाम ने उसे डपटा था और फिर वो हज़ारों दुआएं आरजे के नाम करके जा चुका था। वो जानता था आरजे कभी महसूस नहीं होने देगा कि वो भी उसे याद करता है। इससे उससे पूछना कहना ज़रूरी नहीं समझा था। नींद न आने की वजह से वो बेजार बेजार से इंटरनेट पर टाइम गुजारने की कोशिश कर रहा था। जब अचानक वो चौंका। उसकी शख्सियत से मुताल्लिक खसूसियात, उसकी पसंद की चीज़ें उसके सामने आ रही थीं। हालांकि उसने एक बार भी अपनी शख्सियत से मुताल्लिक कोई चीज़ सर्च नहीं की थी। लैपटॉप पर हरकत करती उंगलियां रुकी थीं। पल के हज़ारवें हिस्से में चीज़ों को स्कैन करने वाली आंखों की पुतलियां सुकड़ी। होंठों को भींचकर उसने एक बार फिर अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे किया। उसकी पसंद की हर चीज़ उसके सामने थी। डैम इट! उसने लैपटॉप को भटकने वाले अंदाज से बंद किया था। उस पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? आज फिर वो लावा से बहते दरिया के किनारे खड़ी थी। प्यास से उसका बुरा हाल था। उसका पोट पोट जैसे चल रहा था। फिर किसी ने उसे धक्का दिया था, लेकिन आग से जलते दरिया में गिरने से पहले उसे धक्का देने वाला शख्स नजर आया था। स्याह रंग की हुडी में उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गई थीं। इससे पहले वो आग का दरिया उससे निकलता उसकी आंख खुल गई थी। जाने कितनी मुश्किल से उसने अपनी चीख रोकी थी। डर और खौफ की वजह से उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। सर्दी में भी पसीना उसके चेहरे पर चमक रहा था। आज तो वो नमाज पढ़कर भी सोई थी। ना जाने क्यों फिर वो आग उसे जला रही थी। और वो कौन था
कि उसे धक्का देता है। वो बिस्तर से नीचे उतरने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ी। हानि, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अम्मा की आँख खुल गई थी। जी अम्मी, वो खुद पर काबू पाते हुए बोली थी। सोई नहीं तुम अभी तक? सो गई थी अम्मा, बस अभी उठी हूँ पानी पीने के लिए, गला खुश्क हो रहा था। अच्छा, ठीक है। वो फिर से करवट बदल कर लेट गई थी, जबकि हानम बाहर निकल आई थी। साथ वाले कमरे में माहम और जवाद सोए हुए थे। आधी रात तक टीवी देखने के बाद वो अपनी मर्जी से सोते थे। सेन में बला की धुंध और ठंड में भी उसे अपना जिस्म सुलगता महसूस हो रहा था। कितनी मुश्किल से उससे पहला ख्वाब जहन से निकाला था, और आज फिर वही। वो परेशान हो गई थी। अल्लाह पाक खैर करे। वो दुआ मांगने के बाद बरामदे से मुलक्का किचन में चली गई थी। प्यास की वजह से उसका गला खुश्क हुआ पड़ा था। दुआ मांगने का हक हर इंसान के पास है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि होने को कौन टाल सकता है। तुम्हें क्या लगता है इसके कि वो लड़का काम करेगा? कमरे में अंधेरा फैला था। दीवार पर स्याह रंग के पेंट ने कमरे को एक पुरस्कार माहौल का हिस्सा बना दिया था। कमरे के चारों कोनों में अजीब तर्ज के कंप्यूटर सिस्टम रखे नजर आ रहे थे। तकूनी मेज के गिर्द रखी 3 कुर्सियों पर 3 लोग बैठे थे। 100% काम करेगा बॉस। एक नुस्वानी आवाज़ उभरी। उसके चेहरे पर भी मार्क्स था, और स्याह रंग की यूनिफॉर्म में उसका सारा जिस्म छुपा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे वो लोग एक दूसरे से ही अपना चेहरा छुपा रहे हों। मुझे नहीं लगता बॉस कि वो लड़का हमारे लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि किसी भी मुसलमान पर भरोसा करना हमारे लिए मुश्किल का बायस होगा। दूसरे लड़के ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। मैंने उसके मुतालिक सारी मालूमात हासिल कर ली हैं बॉस। हम उसे एक अच्छे हथियार के तौर पर बेहतर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़की अपनी बात पर कायम थी। कुछ दिन और मुशाहिदा करो। जैसे ही यकीन हो कि वो एक अच्छा हथियार बन सकता है, फिर बताना। वो आदमी शायद उनका बॉस था, जो अपनी बात मुकम्मल होने के बाद उठा और एक दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार के सामने पहुंचने पर एक दरवाज़ा खुला, और वो कहीं अंदर गायब हो गया था। आज वो पक्का इरादा करके आई थी कि कुछ भी हो, उससे रूहान जबील को मुकम्मल नज़रअंदाज करना है, और जितना हो सके उससे एहतियात करनी है। 9 बजे वो कॉलेज पहुंच जाती थी। उसे सिर्फ 2 लेक्चर लेने होते थे, दोनों एक ही क्लास के, एक केमिस्ट्री थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का। बाकी वक्त उसे बैठ बैठ कर गुजारना पड़ता था। ना वो देर से आ सकती थी और ना पहले जा सकती थी। ये कॉलेज के कवानीन के खिलाफ था। पहला लेक्चर 10 बजे शुरू होता था और दूसरा 12:30 बजे। लेक्चर अच्छी तरह तैयार करने की पर वो क्लास में दाखिल हुई थी। रुशना, प्रिंसिपल की बेटी और आरजे की फ्रेंड, एक दिन आने के बाद दोबारा नजर नहीं आई थी। अलबत्ता रूहान जबील वक्तन फ़वक्तन अपनी शक्ल दिखाता रहता था। वो क्लास में नहीं था। हानम ने सुख का सांस लिया था। उससे पुरमाद तरीके से लेक्चर दिया था, और स्टूडेंट्स के सवालात के जवाब भी दे चुकी थी। मैम, क्या हम दूसरे लेक्चर में पढ़ाई के अलावा किसी मौजू पर बात कर सकते हैं? ये हफ्सा थी, जो बहुत ही अच्छी और बहादुर बच्ची थी। जी क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगता है हर तरह के मौजू पर बात करना। आना खुशदिली से मुस्कुराई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो तूफान दूसरे लेक्चर में मौजूद होगा। कैसे हो हशाम बेटा? खैरियत से पहुंच गए थे ना तुम? बी जान ने उसे फ़ोन किया था। जी भी जान, अल्लाह का शुक्र है हैरियत से पहुंच गया था। आप सुनाएं, कैसी हैं और हवेली में सब हैरियत है ना? सब खैरियत से है। रूहान कैसा है? बी जान को उसी की फिक्र ज़्यादा थी। वो पहले फ़ोन करके हशाम से पूछ रही थी कि वो कैसा है, क्योंकि उसका ज़्यादा इल्म हशाम को होता था। जी भी जान, वो ठीक है। वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए। हशाम ने फीकी से मुस्कुराहट के साथ कहा था। क्या कर रहे हो तुम? खाना खा लिया तुमने? जी भी जान, कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी से आया था, फिर खाना खाया। घर में ही असर की नमाज पढ़ी। अभी आपको फ़ोन करने वाला था, लेकिन पहले आपका आ गया। माशाल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और सईदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। बीजान ने बैठे बैठे उसे ढेरों दवाएं दे डाली थीं। कुछ देर मजीद बात करने के बाद बीजान ने फ़ोन बंद किया था। वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर लेटा था। बाहर बर्फबारी ने पूरे पेरिस को अपनी लपेट में लिया हुआ था। उसे आंखें बंद की थीं जब उसके कानों से आवाज़ टकराई। वो लेक्चर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक तेज़ रोशनी की चमक उसकी थोड़ी सी उभरी और पल में मधूम हो गई थी। हशाम ने झट से आंखें खोली। उम्मे हानम का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया था। वो उलझा हुआ था। शायद उसे पूछना चाहिए था कि उसकी चिन पर वो मोती जैसा क्या है, जो एक चमकता है और फिर मधम हो जाता है। उफ, हशाम बिन जबील, किस बात को लेकर सोच में पड़ गए हो तुम? सो जाओ सुकून से। उससे खुद को डपटा था और फिर आंखें मूंदनी थीं। लेक्चर लेने के बाद वो कंप्यूटर लैब में आ गई थी। उसे कुछ सवाल परेशान कर रहे थे, खास तौर पर अपने ख्वाब। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी
कि उसे ख्वाब में आग जला देती थी, कोई उसे आग में फेंक देता था, लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि ख्वाब क्यों आते हैं। उसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, लिहाजा कॉलेज की ये लैब उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। कंप्यूटर लैब में क्लास हो रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। एक स्टूडेंट ने उसे देखते हुए कहा था। इतने दिनों में काफ़ी स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो गया था कि वो वहाँ टीचर हैं, लिहाजा अब वो उसे सलाम कर देते थे। सर, आपको कोई मसला तो नहीं होगा अगर मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर लूँ? हानम ने क्लास लेते सर से पूछा था। नहीं, कोई मसला नहीं, आप काम कर सकती हैं। शुक्रिया, वो मुस्कुराकर कहते हुए एक कोने में बैठ गई थी। हम ख्वाब क्यों देखते हैं? कंप्यूटर ऑन करने के बाद उसने गूगल पर सर्च किया था। नीचे बहुत से आर्टिकल, तहरीरें और कोटेशंस निकल आई थीं। वो अपनी मुतल्लिका तहरीर ढूंढ रही थी और फिर उसकी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी थी और फिर उस पर क्लिक करने के बाद उससे पढ़ना शुरू किया था। रोज़ का पागलपन। कल मैं जिस कैफियत का शिकार हो गया था, उसको सही पागलपन ही कहा जा सकता है। अगर आप इस पर शक का इज़हार करें, तो मैं इसकी 5 वजूहात पेश करूँगा। मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही थीं, जो मौजूद नहीं थीं। वो सुनाई दे रहा था, जो कोई कह ही नहीं रहा था। मैं उन चीज़ों को सच समझ रहा था, जिनका होना मुमकिन ही नहीं। मुझे वक़्त, जगह और अशख़ास के बारे में कन्फ्यूजन थी। मेरी जज़्बाती कैफ़ियत में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही थीं। मुझ पर बीते तजुर्बात मेरी याददाश्त से मोहू हो गए और शुक्र है कि ऐसा हुआ। हेलुसिनेशन, डिलूज़न, डिसओरिएंटेशन, एमनीशिया, अफ़ेक्टिवली लायबल, ये पांचों कैफ़ियत मुझ पे तारी थीं और आज ये फिर मेरे साथ होगा और आपके साथ भी। मैं ख्वाब देख रहा था। इस बारे में हमें अभी कुछ मालूम होना शुरू हुआ है, लेकिन दिमाग की ये हालत जो रैम नींद कहलाती है, इसके साथ होने वाली ये ज़हनी तजुर्बात जिसको ख्वाब कहा जाता है, ना सिर्फ नॉर्मल बायोलॉजिकल और नफ्सियाती हालतें हैं, बल्कि इंतहाई ज़रूरी भी। 50 व 60 की दहाई में खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड रखकर की जाने वाली रिकॉर्डिंग से साइंसदानों को पहली बार दिमाग में हालते ख्वाब जारी एक्टिविटी का अंदाज़ा होना शुरू हुआ था। लेकिन इस दौरान दिमाग की 3 डायमेंशनल तस्वीर बनाने के लिए हमें 21वीं सदी में दिमाग के इमेज वाली मशीनों का इंतज़ार करना पड़ा और ये शानदार मंजर इस काबिल थे कि उनके लिए इतना तवील इंतज़ार किया जाए। इससे होने वाले ब्रेक थ्रू से सिगमंड फ्राइड के ख़यालात गलत साबित हो गए, जिनका ताल्लुक नामुकम्मल ख्वाहिशात से था। एक सदी तक ये साइकोलॉजी और साइकेट्री पर छाए रहे थे। फ्राइड की थ्योरी में कुछ अच्छी बातें थीं, लेकिन उनमें गहरी कमज़ोरियाँ थीं। रेम नींद की न्यूरोसाइंसी निगाह से हम साइंसी लिहाज से टेस्टेबल थ्योरीज देने के काबिल हो गए हैं कि हम ख्वाब कैसे देखते हैं, किस चीज़ के बारे में देखते हैं और सबसे अहम कि ये क्यों देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड के ज़रिए दिमाग की एक्टिविटी को देखते हैं, तो ये एक शोर सुनाई देता है, जैसा कि किसी स्टेडियम में तमाशाई अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हों और ये नहीं पता लगता कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सा हिस्सा खामोश है और किस स्टैंड से ऊंचे नारे लग रहे हैं। लेकिन एमआरआई स्कैन्स उस स्टेडियम को हज़ारों हिस्सों में तकसीम कर देता है, जिसमें एक्टिविटी की पैमाइश अलग अलग की जा सकती है और उस सब एक्टिविटी की 3D तस्वीर बन सकती है। यानी दिमाग के दरमियान में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है। पहली बार इन गहरे स्ट्रक्चर्स तक पहुंचना मुमकिन हुआ, जो पहले छुपे हुए थे। जब ख्वाब शुरू होता है, तो एमआरआई स्कैन दिखाता है कि कई जगह रोशनियां जल उठी। 4 ऐसे हिस्से हैं जहां पर ज़्यादा एक्टिविटी है। दिमाग के पीछे पसरे हिस्सों में, जहां से हम देख सकते हैं। मोटर कॉर्टेक्स में, जो हरकत करने वाला हिस्सा है। हिप्पोकैम्पस और आसपास के इलाके में, जो शख्सी याददाश्त से मुतल्लिक है। और दिमाग के गहरे जज्बाती मरकज़, अमेगडाला और सिंगोलेट कॉर्टेक्स, जो जज्बात को पैदा और प्रोसेस करते हैं। ख्वाब की हालत में जज्बाती हिस्सों में होने वाली एक्टिविटी जागने वाली हालत के मुकाबले में 30% ज़्यादा होती है। एक और हैरानकुन चीज़ ये थी कि दिमाग के कुछ हिस्से तो जैसे बंद पड़े होते हैं, खास तौर पर दाएं और बाएं अतराफ के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जो दिमाग के चीफ एग्जेक्टिव का काम करता है, सोच को तरतीब देता है और मंतकी रखता है। ख्वाब को हम ऐसी हालत कह सकते हैं जहाँ हरकत, जज्बात, बसारत और याददाश्त तो एक्शन में है, लेकिन मंतक का हाथ साखिल नहीं। अब हम ख्वाब की दुनिया को करीब से जांचने के काबिल हो गए हैं। हम ये बता सकते हैं कि ख्वाब में जज्बात की शिद्दत है या ढोर भाग ज़्यादा है, लेकिन क्या हम ख्वाब के नेचर से बढ़कर ये बता सकते हैं कि ख्वाब किस बारे में है? कोई खातून है या गाड़ी है
या फिर खाने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो वो तहरीर पढ़ रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा था, वो सब भूल गई थी। जापान में 2013 में डॉक्टर यासुकामी टानी की तहकीकी टीम ने इस कोड को पहली बार खोला और हमें एक मुश्किल एथिकल मुकाम पर ले गए हैं। ये सिर्फ 3 अफराद पर किया गया और नताइज इब्तदाई शक्ल में है। इसमें इन अफराद के कई रोज़ तक एमआरआई स्कैन किए गए। जब ये सो जाते थे, तो ख्वाब के बाद उनको जगाकर पूछा जाता था कि उन्होंने क्या देखा। ख्वाब की ये रिपोर्ट ली जाती थी। मैंने एक बड़ा कांसी मुजस्मा देखा। मैं एक छोटी पहाड़ी पर था और नीचे घर, सड़कें और दरख्त थे। इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठी करके उसकी 20 कैटेगरियाँ बनाई गईं, जिनके ख्वाब आम तौर पर आते थे। गाड़ियाँ, किताबें, फर्नीचर, कंप्यूटर, मर्द, ख़वातीन, खाना। उन रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाता था कि एक शख्स की उन मौज़ूआत पर ब्रेन एक्टिविटी कैसी रहती है। इसको टेस्ट करने के लिए जागती हालत में ऐसी तस्वीरें दिखाई गईं और फिर ये एक्टिविटी देखी गई कि क्या वो वैसे ही है। ये काम किसी जुर्म वाले मंजर में डीएनए की टेस्टिंग जैसा था। इस सब को देखकर साइंसदान इस काबिल हो गए कि एमआरआई की तस्वीर देखकर ये बता देते थे कि सोने वाला ख्वाब में किसी मर्द, किसी खातून, कुत्ते, बिस्तर, फूल या चाकू के बारे में देख रहा है। वो उस शख्स का ज़हन पढ़ रहे थे। ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन कामयाबी का तनासुब अच्छा रहा और इससे ये नहीं पता लग सकता था कि कौन सी वाली खातून ख्वाब में है, लेकिन ये पता लग सकता था कि ख्वाब में कंप्यूटर गेम नहीं खेली जा रही। इसे ख्वाब को डिकोड करने का पहला कदम कहा जा सकता है। इस नॉलेज से कई दिमागी अमराज में मदद मिल सकती है, खासतौर पर ट्रॉमा की सूरत में आने वाले डरावने ख्वाबों में। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक तंग करने वाला इलाका है। अपने ख्वाब एक बड़ी ही प्राइवेट चीज़ रही है। हमारा अपना इंतखाब रहा है कि हम किस ख्वाब को शेयर करें और किसको नहीं। इस तजुर्बे में लोगों की अपनी रजामंदी थी, लेकिन क्या ये कभी साइंस से भरकर फ़लसफ़े और एथिक्स के इलाके में पहुंच जाएगा? क्या हम मुस्तकबिल करीब में ख्वाब को अच्छी तरह डिकोड कर सकेंगे? ऐसे अमल को जिस पर माँ सिवाय एक बहुत छोटी अक़लियत के हम में खुद कोई इख्तियार नहीं। और जब ये हो जाएगा, तो क्या ख्वाब देखने वाले को उसके ख्वाब का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या इस तरीके से उसकी शख्सियत के बारे में कयास आराई करना लगाना ठीक होगा? क्योंकि ये तो एक ऐसा अमल है जिसका शौरी तौर पर आर्किटेक्ट वो खुद नहीं, और अगर वो नहीं तो फिर कौन? ये कुछ मुश्किल सवालात हैं जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। हैशटैग वहारा अम्बाकर। 15 मिनट के बाद आर्टिकल का हर लफ्ज़ समझकर पढ़ने पर उसे कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन बहुत से सवालात अभी भी जहन में गर्दिश कर रहे थे। आज वो क्लास में मौजूद था। हानम उसे देखकर एक पल के लिए डर गई थी। वो स्याह रंग की हुडी पहने हुए था, जो उसके आधे चेहरे को छुपा कर रखती थी। जिस शख्स ने ख्वाब में उसे धक्का दिया था, वो भी ऐसे ही ड्रेस में मलबूस था। हानम ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया और उसे हैरत हो रही थी कि मुकर्ररा वक्त पर वो कैसे आ गया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी खिड़की से बाहर थीं। हानम ने शुक्र अदा किया था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी। मैम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? एक स्टूडेंट ने सवाल किया था। जी बिल्कुल। वो पढ़ाने के साथ साथ कभी कभी कुछ दिलचस्प मौज़ूआत पर उनसे बात कर लेती थी। मैम, मुझे ख्वाब क्यों आते हैं? उसके सवाल पर हानम चौंकी थी। वो खुद भी उसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। क्योंकि हम सोते हैं बुद्धू। किसी ने उसका मजाक उड़ाया था और पूरी क्लास में दबी दबी सी हंसी गूंज गई थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ख्वाबों का जिक्र इस्लाम में भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमें अपने ख्वाबों पर ध्यान देना चाहिए। वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए पैगाम होते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान हमें भिगा देता है। हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे ख्वाब जिनका हमारी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ होता है, वही सच्चे होते हैं। बाज़ औक़ात हमें खबरदार कर दिया जाता है आने वाले खतरात से। बाज़ औक़ात हम सारा दिन जो सोचते हैं, जो चीज़ हमें परेशान करती है, वो अक्सर ख्वाब का रूप धार लेती है। मैम, क्या हर इंसान का ख्वाब सच्चा होता है? एक और सवाल आया था। नहीं, ज़रूरी नहीं। असहाबुल कहफ लोग नेक होते हैं। और मेरे बारे में क्या हाल है मिस? मैं अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं एक ल्यूसिड ड्रीमर हूँ और मेरा हर ख्वाब सच्चा होता है, जबकि मैं किसी बनाने वाले को नहीं मानता। सबसे पीछे बैठे आरजे की आवाज़ क्लासरूम में गूंजी थी। आनंद तो उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। उसकी आंखें हुडी में छुपी हुई थीं, जबकि सिर्फ होंठ नजर आ रहे थे। अलबत्ता उसका चेहरा हानम की तरफ था। इस वक्त हानम को उससे खौफ महसूस हुआ था।
अजीब मखलूक था वो, पुरस्रार, खतरनाक और पता नहीं क्या-क्या। आज उसे देखकर बार-बार हानम को अपना ख्वाब याद आ रहा था। क्या वो रूहान जबील ही था, जिसने मुझे धक्का दिया था? हानम ने एक बार सोचा और फिर झुर्री लेकर रह गई थी। बोलिए ना टीचर जी, क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? वो तंज कर रहा था। आपके मानने या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मिस्टर रूहान जबील। अगर आप किसी बनाने या पैदा करने वाले को नहीं मानते, तो उसकी बनाई कोई चीज़ बदल कर दिखा दे। क्या आप कर सकेंगे? आनम का लहजा भी तल्खी लिए हुए था। उसकी बात सुनकर वो हंसा था और फिर हंसता चला गया। आनम को उस पर किसी पागल का गुमान हुआ था। इससे पहले कोई कुछ कहता वो उठा और क्लास से बाहर निकल गया था, जबकि आनम एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। मैम, क्या जानवर भी ख्वाब देखते हैं? क्लास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक स्टूडेंट ने सवाल किया था। जी, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन साइंस कुछ कहती है इसके मुतालिक। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ पल ठहरने के बाद वो बोलना शुरू हुई थी। ख्वाब जानवरों के, इंसानों के। एक रोज़ में हमारा दिमाग 3 बहुत मुख्तलिफ शौरी हालतों में से गुजरता है। एक वो वाली जिसमें आप इस वक्त हैं। अगर आपके सर पर इलेक्ट्रोड लगाकर ब्रेन वेव देखी जाए, तो हर सेकंड में 30 से 40 बार ऊपर और नीचे हो रही होंगी, जैसे तेज़ ढोल बज रहा हो। इसको फास्ट फ्रिक्वेंसी ब्रेन एक्टिविटी कहा जाता है। ये पैटर्न बेहंगम होगा, यानी अगर इसको आवाज़ में तब्दील किया जाए, जो किया जा सकता है, तो उस पर रक्स नहीं किया जा सकता। कोई रिदम नहीं है। जब बिस्तर पर करवटें बदलते आप नींद में चले गए, तो ये शौरी हालत में होने वाली एक तब्दीली है। उस वक्त ब्रेन वेव्स एक बड़े तरतीब वाले लेकिन सुस्त पैटर्न में चली जाएंगी। ये नॉन रेम नींद है। इसमें आपका शौर ऑफ हो गया। तीसरी हालत वो है जब आप ख्वाब देख रहे हैं। उस वक्त आंख तेजी से हिलती रहती है। उसको रैपिड आई मूवमेंट रैम कहा जाता है। उसमें दिमाग की एक्टिविटी जागने वाली हालत के करीब करीब होती है। नींद पर रिसर्च करने वाले बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कब नींद ख्वाब शुरू हुआ और कब ख़त्म। एक रात में सोते वक्त 90 मिनट के साइकिल में रैम और नॉन रैम स्लीप का साइकिल चलता है। दूसरे जानवरों में भी ऐसा ही है। जितने भी जानवरों में हम पैमाइश कर सकते हैं, उनमें से तमाम नॉन रेम की नींद की हालत का तजर्बा करते हैं। अलबत्ता कीड़े, जलथले, मछलियाँ और अक्सर रेंगने वाले जानवर रेम की वाज़ेह हालत में दाखिल नहीं होते। परिंदे और ममालिया मुकम्मल तौर पर रेम की हालत में दाखिल होते हैं, यानी ये ख्वाब देखते हैं। इससे ज़ाहिर ये होता है कि इर्तिका की तारीख में ख्वाब की कैटेगरी कुछ देर से हुई। मैम, जो जानवर समंदर में रहते हैं, वो तैरते हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो मुकम्मल नींद में दाखिल होते हैं? नहीं, आनम ने फिर से बोलना शुरू किया। इसमें नासा समंदरी जानवर, व्हील और डॉल्फिन है। उनकी एक अच्छी वजह समझ में आती है। रैम नींद के दौरान हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। ऐसा होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ख्वाब में मनाजिर पर एक्शन अपने बाजुओं और टांगों से ना लें। पानी के जानवरों के लिए तैरना ज़रूरी है। उन्हें सतह पर आकर सांस भी लेना पड़ता है। अगर ये मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएं तो डूब जाएंगे। जब हम एक और तरह का ग्रुप देखते हैं, जिसमें फ्रेसल जैसे मैमल्स जानवर हैं, जो कुछ वक्त समंदर में होते हैं और कुछ वक्त ज़मीन में। जब ये ज़मीन पर होते हैं तो उनकी नींद में रैम और नॉन रैम दोनों होते हैं। जब ये समंदर में होते हैं तो नॉन रैम या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या पहले से 10वें हिस्से से भी कम रह जाती है। जब खुश्की पर आते हैं तो फिर रैम नींद शुरू। एक वक्त में ख्याल था कि अंडे देने वाले ममालिया जैसा कि प्लापेटिस रैम नींद नहीं रखते, लेकिन फिर पता लगा कि ये भी रखते हैं। अलबत्ता उसका एक मुख्तलिफ वर्जन है। उनका कोर्टेक्स, दिमाग का बैरूनी सतह वाला हिस्सा, उस नींद की लहरें नहीं रखता, लेकिन जब उसको गहरा करके देखा गया तो दिमाग की बेस पर ख्वाब चुपकली में नज़र वाली इस नींद की खूबसूरत पर की एक्टिविटी नजर आई, और ये किसी भी दूसरे मेमालिया से ज़्यादा थी। ख्वाब वाली नींद की ये एक शक्ल हाल में एक ऑस्ट्रेलियन आई है। नॉन रैम नींद की इर्तिकाई तारीख ज़्यादा पुरानी है, लेकिन क्या ये वाली नींद ख्वाब वाली नींद से ज़्यादा अहम है? नहीं, इसका जवाब नफ़ी में है। हम तेज़ी से दरियाफ्त कर रहे हैं कि इसकी अहमियत गर्म खून वाले जानवरों के जिस्म के बहुत से फंक्शंस में है। जज्बात की रेगुलेशन, याददाश्त की एसोसिएशन, पहले की सलाहियत, जिस्म के दर्जा हरारत की रेगुलेशन और दिल की सेहत का इस पर असर होता है। नींद एक ऐसी चीज़ है
जिसमें इंसान तमाम एप से बहुत मुख्तलिफ है। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। मनकी में तमाम की नींद 10 से 15 घंटे के दरमियान है और तमाम पैरामाइट में ख्वाब वाली नींद का दौरानिया 9% है। इंसान की नींद 8 घंटे है और ख्वाब वाली नींद का दौरानिया 20 से 25% है। तकरीबन तमाम पैरामाइट दरख्तों की शाखों पर या घोंसला बनाकर सोते हैं। रेड एप अपना घोंसला हर रोज़ बनाते हैं, जबकि इंसान ज़मीन पर सोते हैं या उससे थोड़ा ऊपर बिस्तर पर। ज़मीन पर सोने का मतलब ये था कि खतरा ज़्यादा होने की वजह से नींद का दौरानिया कम होगा। फितरत का खूबसूरत हल नींद का ज़्यादा गहरा होना था। इसके लिए ख्वाब वाला हिस्सा बढ़ सकता था। गिरने का खतरा ना होने की वजह से ख्वाब वाले हिस्से की नींद का दौरानिया ज़्यादा हो सकता था। ख्वाब वाला हिस्सा पढ़ने का मुस्बत ताल्लुक तख्लीकी सलाहियत और जज्बात से है। इंसान की एक बड़ी खासियत उसका सोशल होना है। ख्वाब वाली नींद जज्बात और चेहरों को पहचानने के लिए ज़रूरी है। ये उस ख्वाब वाले हिस्से की नींद की वजह से मुमकिन हुआ। कम मगर गहरी नींद से ज़रूरत पूरी करने का मतलब ये रहा कि जागने के दौरानिए में इजाफे से जागने वाली शौरी हालत के लिए इजाफी वक्त मिल गया। तहलीकी सलाहियत में बेहतरी, बेहतर माशराती ताल्लुकात और दस्तयाब होने वाला इजाफी वक्त। ख्वाब तो बहुत सारे जानवर देखते हैं, लेकिन इंसान जैसे नहीं। तो अगर चिंपैंजीज या ग्रेट एप या कोई भी दूसरी नू चांद पर नहीं पहुंच सकी, कंप्यूटर नहीं बना सकी, वैक्सीन ईजाद नहीं कर सकी, तो उसमें एक वजह हमारे ख्वाब है। और ये मुहावरे वाले नहीं, सोते में देखे जाने वाले ख्वाब हैं। उसे वहारा अम्बाक करके आर्टिकल्स बहुत पसंद थे, जो उसकी उलझनों को सुलझाने में मदद करते थे। खाना खामोश हुई तो पूरी क्लास में गहरी खामोशी छाई थी और फिर क्लास सालियों से गूंज उठी थी। मैम, आपको ये सब कैसे पता है? अफसा ने सवाल किया था। आप जिस चीज़ में दिलचस्पी लेंगे, उसी के मुतालिक जानेंगे और मेरा ख़्याल है कि आपकी पसंद की चीज़ें, जिन्हें जानने का तजस्सुस आपके अंदर हो, वो खुद ब खुद आप तक पहुँचा दी जाती हैं। क्लास को उसकी बात समझ आई थी या नहीं, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर पुरसुकून थी।